तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रजिस्टर्स क्या है। तो रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। अब ये रुकावट देता कौन है? तो रजिस्टर्स देते हैं। रजिस्टर्स आपकी डिवाइस हो गई जो कि रुकावट पैदा करती है। अब यहाँ पे हमें जो रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है ना, वो हमारे लिए जो रजिस्टर्स होंगे वो कौन होंगे? फैन, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज है, तार। चलो, तार को हम लोग रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। एक्चुअल में तार में भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है, बट तार को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो बाकी की डिवाइसेज हैं वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं करंट के फ्लो को एज़ कम्पेयर टू वायर, है ना? तो एसी वगैरह इन सब के बारे में बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो कैसे कंबाइन होंगे, तो इसके दो तरीके हैं। पहला हम सीखेंगे रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। तो सीरीज़ और पैरेलल दो तरीके हैं जिसके जैसे आपके ये रजिस्टर्स कंबाइन होते हैं, उसके दो तरीके हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो सीरीज़ का जो तरीका है वो हम बना लेते हैं। अच्छा, रजिस्टर को डिनोट करने का तरीका है जिगजैग लाइन, है ना? जिगजैग लाइन, क्योंकि आप एसी बनाने तो बैठ नहीं जाओगे यहाँ पे, ये एसी बना रहे हो, फिर फैन बना रहे हो, फिर कूलर बना रहे हो, है ना? तो उसका एक जो सिंबल है वो क्या है? जिगजैग लाइन, ये रहा। अब ये तुम्हारा रजिस्टर ख़त्म, इसी से अटैच होके दूसरा रजिस्टर स्टार्ट, इसी से अटैच होके तीसरा रजिस्टर स्टार्ट, एंड सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा। हमने यहाँ पे दे दिया एक वोल्टेज, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया 3, और यहाँ पे वोल्टेज दिया V, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, करंट विल गो लाइक दिस एंड इट विल कम लाइक दिस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये लग गया हमारा एसी, ये लग गया हमारा कूलर, और ये लग गया हमारा फैन। और लगा लो, ठीक है? एसी, कूलर, फैन, टीवी, ईवी, जो तुम्हें लगाना चाहे, प्रेस व्रेस जो भी तुम्हारी रहती है सब लगा लो, ठीक है? क्या? हाँ, रजिस्टर का साइन यही रहेगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे तुम्हारा एसी लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा कूलर लगा हुआ है, और यहाँ तुम्हारा फ़ैन लगा हुआ है। एसी, कूलर और फैन, गर्मी पड़ रही है तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, मान लेते हैं अगर इन तीनों में से एक भी डिवाइस ख़राब हो जाती है, तो इन तीनों में से एक भी डिवाइस ख़राब हो जाती है तो क्या होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं अगर मेरा एसी ख़राब हो गया तो बताओ कूलर और फैन चलेंगे? तो आंसर है कूलर और फैन नहीं चलेंगे, कूलर और फैन नहीं चलेंगे। एसी ख़राब होने से ही हमारा यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा और कूलर और फैन चलना बंद हो जाएंगे। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब बात करते हैं, अगर मान लो मेरा कूलर ख़राब हो गया तो अब बताओ एसी और फैन में से कौन चलेगा? एसी चलेगी और फैन नहीं चलेगा। एसी चलेगी और फैन, कौन से लेवल का दिमाग लगाया बेटा तुमने कि एसी चलेगी और फैन नहीं चलेगा? तो आंसर है एक भी नहीं चलेगा। क्यों? फिर से सर्किट क्या हो गया? ब्रेक। सिमिलरली अगर आपका फ़ैन यहाँ से चलना बंद हो जाए तो भी सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? शट डाउन हो जाएंगी। तो सीरीज़ के केस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक भी अप्लायंस ख़राब होता है, सारे के सारे अप्लायंस चलना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, ठीक है? तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रजिस्टर इन सीरीज़, रजिस्टर इन सीरीज़। अब देखो, अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर हम करंट के बारे में बात करें, करंट के बारे में, तो क्या इन तीनों अप्लायंसेस में करंट सेम होगा कि चेंज होगा? क्या इन तीनों अप्लायंसेस में करंट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? फिर दूसरी जो हम बात करते हैं, क्या इन तीनों अप्लायंसेस में वोल्टेज एक जैसी रहेगी या सेम रहेगी? एक जैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी? तो बताओ करंट कैसा रहेगा, सेम कि अलग अलग? तो याद रखना, करंट जो है सीरीज़ के केस में वो रहता है सेम। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस को फ्लो करने के लिए आपके पास, ध्यान से देखो, एक ही तो रास्ता है।
इसी रास्ते पे ही जब आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस का डिवीज़न नहीं है, क्योंकि रास्तों का डिवीज़न नहीं है, तो फिर करंट कैसे आपका चेंज हो सकता है? करंट तो एक ही रहेगा। वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज मीन्स एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता है, बट करंट क्या रहेंगे? सेम। तो करंट सेम रहेंगे तो वोल्टेज क्या होगी? चेंज। वोल्टेज क्या होगी? चेंज। तो यहाँ पे मान लेते हैं वोल्टेज रहेगी आपकी V1, यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज रहेगा V2, यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज रहेगा V3। यहाँ करंट I रहेगा, I, यहाँ भी करंट I और यहाँ भी करंट I1 I2 I3 मत कर देना क्योंकि करंट सेम है। अब जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि सर करंट क्यों सेम रहेगा, वोल्टेज क्यों चेंज आएगा, तो इसके लिए हम अगेन एक कहानी सुनते हैं। लास्ट टाइम भी हमने वो कहानी सुनी थी। चलो जल्दी से बताओ, फ्रेम में यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। ये लाइन आ रही है? ये लाइन, ये वाली नहीं आ रही? नहीं आ रही? चलो ठीक है, चलो इधर देखो, ध्यान से देखो। ये हमने क्या किया, हमने ये एक पाइपलाइन लगाई। क्या लगाई? पाइपलाइन। फिर ये दूसरी पाइपलाइन लगाई, नदी मान लो, पाइपलाइन मान लो। फिर ये तीसरी पाइपलाइन लगाई या नदी लगाई, है ना? नदी है, नदी को लगाते ही नहीं, नदी बनाई, है ना? 3 नदी बनाई हमने। क्या बनाई? 3 नदी। और तीनों नदियों में गैप है, जुड़ी नहीं है, तीनों नदी एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। अब क्या होगा? आपने यहाँ से पानी चलाया, पानी यहाँ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों नदियों को ना आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कनेक्ट, यानी मैंने इनको जोड़ दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से पानी छोड़ूंगा तो क्या पानी सब में सेम होगा? तीनों नदियों में सेम रहेगा? क्यों? क्योंकि रास्ता एक ही है, पानी को एक ही रास्ते में चलना है। जो नदी 1 में पानी होगा वही नदी 2 में पानी होगा, वही नदी 3 में पानी होगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, डिवीज़न थोड़ी ना हुआ रास्ते का। तो पानी का बहाव यानी फ्लो ऑफ वाटर कैसे चेंज हो सकता है? आंसर है नहीं चेंज हो सकता। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। तो सिमिलरली पानी को हमने इस चैप्टर में क्या समझा है? करंट। करंट। तो अगर मैं एक नदी से दूसरी नदी से तीसरी नदी, तीनों साथ में जोड़ देता हूँ और तीनों में एक साथ अगर पानी छोड़ता हूँ, तो पानी का जो फ्लो है वो तीनों नदियों में क्या रहने वाला है? सेम। पानी का फ्लो मतलब करंट का फ्लो। करंट का फ्लो जब तीनों नदियों को एक जैसा जोड़ने पे, एक के एंड से दूसरे एंड को, तीसरे एंड को जोड़ने पर, जब करंट यानी पानी का फ्लो सेम है, तो भाई साहब तुम्हारे यहाँ पे करंट का फ्लो भी तो सेम है, क्योंकि वायर आपके पास क्या है? एक ही वायर से सब अटैच है। बीच में एसी लग गया, यहाँ पे कूलर लग गया, यहाँ पे फैन लग गया, तो करंट क्या रहेगा? सेम। बट वोल्टेज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वोल्टेज क्यों चेंज हो जाएगी? एसी आपका हैवी अप्लायंस है, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए चलने के लिए, तो एसी एनर्जी ज़्यादा ले जाएगा। फैन, कूलर थोड़ा कम हैवी अप्लायंस में आता है, तो उसको एज़ कंपेरिजन टू एसी यहाँ पे कितनी चाहिए? थोड़ा सा कम एनर्जी चाहिए, तो यहाँ वोल्टेज कम होगी। यहाँ पे फैन को थोड़ी और कम वोल्टेज चाहिए, उस कम वोल्टेज में भी वो चल जाएगा। तो वोल्टेज का ड्रॉप हो सकता है तीनों पे, बट करंट तीनों में क्या रहेगा? सेम। क्यों करंट सेम रहेगा? क्योंकि रास्ता एक ही है, वायर एक ही है, फ्लो ऑफ चार्जेस का डिवीज़न ही नहीं हो पाया। और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पैरेलल को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक बस आगे और पीछे का दिमाग मत लगाओ, बस मेरी जो कहानी सुना रहा हूँ उस कहानी को ध्यान से सुनो। यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत? ठीक है। एक भी एक्स्ट्रा वर्ड दिमाग मत लगाना और एक भी कम मत करना। जो मैं बोल रहा हूँ बस उस बात को सुन लो, तुम्हारा सीरीज और पैरेलल दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एसी, कूलर, फैन, कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें ये तो समझ में आ गया कि करंट सेम है, वोल्टेज चेंज होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगी सर। अगर हम सीरीज़ में सबको जोड़ दें, एक ही वायर में 3-3, 5-5, 10-10 अप्लायंस लगा दें, तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? तो देखो क्या आएगी, ध्यान से डेरिवेशन स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं उस चीज़ से जो चीज़ चेंज हो रही होती है। तो चेंज कौन हो रहा है? वोल्टेज चेंज हो रही है, तो वोल्टेज से आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इधर तुम्हारा ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ होता है, तुम्हें डाउट था ना ओम्स लॉ में? तो V इक्वल्स टू IR, इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, जिसमें V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था
करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, यानी आप जितना वोल्टेज दोगे उतना ही करंट होगा। यही बोला था ओम्स लॉ ने, बस इतनी सी चीज़ है। कॉमन सेंस वाली बात है। छोटी बैटरी करंट भी छोटा पैदा करेगी, बड़ी बैटरी करंट भी बड़ा पैदा करेगी। क्लियर है? तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि छोटी मोटर लगाओगे तो वो पानी भी कैसा फेंकेगी, कम। बड़ी मोटर लगाओगे तो पानी भी कैसा फेंकेगी, ज़्यादा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप ज़्यादा वोल्टेज मतलब एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे करंट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा, जितनी कम एनर्जी दोगे करंट का फ्लो उतना कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R। इसी R को बोलते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ तुम्हारा ओम्स लॉ? ठीक है। ग्राफ बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमेशा यहाँ से यहाँ, V और I के बीच में। चलो तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? तो आंसर है RI। तो R लिखा, I लिखा, R लिखा, I लिखा, R लिखा, I लिखा और R लिखा, I लिखा। V1 V2 V3 है तो R1 R2 और I1 I2 I3 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि I क्या है, सेम। और यहाँ पे हम निकालेंगे फाइनल रेजिस्टेंस। चलो जब I तीनों में सेम है तो क्या मैं I कॉमन ले सकता हूँ? साइड में आ जाते हैं। R इक्विवेलेंट, ये R आना नीचे वाला फ्रेम में। चलो I, मैंने I कॉमन ले लिया तो यहाँ कौन बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस, और अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे तो प्लस डॉट 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 Rn। एंड दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। यानी अगर आपने सीरीज़ में सारे के सारे सेम लगा दिए, तुम यार लिखा मत करो जब मैं पढ़ाया करूँ, मना कर रखा है मैंने सबको। समझ में कुछ नहीं आया यार, है ना, लिखते ही रह जाओगे, फिर लिखने का टाइम मिलेगा, मालूम है सबको मिलता है लिखने का टाइम। चलो ठीक है। तो R1 R2 R3 अगर AC कूलर फैन अगर हम एक ही वायर में लगा दें तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? तो आंसर है रेजिस्टेंस सबका क्या हो जाएगा, एडिशन। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस बताओ कितना है, तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 100 है, इसका रेजिस्टेंस 500 है, इसका रेजिस्टेंस 200 है, इसका रेजिस्टेंस 100 है। तो बताओ इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस, आंसर है 800। क्या किया, 500 प्लस 200 प्लस 100, टोटल आ गया रेजिस्टेंस 800। आया समझ में? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ के। कोई दिक्कत सीरीज़ में? फुर्ती में नोट कर लो, फिर हम कहानी सुनेंगे पैरेलल वाली। सब आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, नोट करो इसको। आवाज़ नहीं, चलो इधर प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा करंट यहाँ से गया, यहाँ से वापस आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट है और ये रहा आपका रेजिस्टेंस R1, ये रहा रेजिस्टेंस R2 और ये रहा रेजिस्टेंस R3। चलो तो ये ध्यान से देखो, आपको पैरेलल लाइन जैसे दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक रजिस्टर। पैरेलल लाइन भी कैसे होती है, एक के ऊपर एक। सेम ऐसे ही तो रजिस्टर लगे हुए हैं आपके एक के ऊपर एक। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं कि हमारे रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल। कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल। बट याद रखना हर बार ऐसा नहीं होगा, ये तो बहुत इजी फॉर्म हो गया है जिसमें आप रजिस्टर को पैरेलल देख रहे हो। आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको वो सीरीज़ लग रहा होगा बट एक्चुअल में वो पैरेलल होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, आपको कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी एक के ऊपर एक। और ध्यान से देखो, R1 R2 R3 इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है और एंड पॉइंट एक है, इसको बोलते हैं पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सबका अलग अलग था। एक के एंडिंग पॉइंट से दूसरा स्टार्ट हो रहा था, फिर एक के एंडिंग पॉइंट से दूसरा स्टार्ट हो रहा था, फिर एक के एंडिंग पॉइंट से दूसरा स्टार्ट हो रहा था। तो किसी का भी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम था ही नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहीं से सब स्टार्ट हो रहे हैं, R1, यहीं से R2, यहीं से R3, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक है। सिमिलरली ख़त्म कहाँ हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। R1 भी यहाँ ख़त्म हुआ, R2 भी यहाँ ख़त्म हुआ और R3 भी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, उसके बीच में लगे रहते हैं, उसके बीच में आपके फिट रहते हैं सारे के सारे रजिस्टर। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका पैरेलल। सिंपल फॉर्म जो है दिखने की वो ऐसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हम
तो पैरेलल और सीरीज़ हमें समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, फिर बात करते हैं करंट की। क्या करंट सेम होगा या डिफरेंट? क्या वोल्टेज सेम होगा या डिफरेंट? चलो अब बताओ, करंट सेम होगा कि डिफरेंट? क्यों डिफरेंट? अब आया समझ में? मैंने बोला था कि सीरीज़ को ख़त्म होने दो, पैरेलल को ख़त्म होने दो, आपको सीरीज़ और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो जल्दी से बताओ, करंट सेम होगा कि डिफरेंट? R1 R2 R3 पे करंट सेम होगा कि डिफरेंट? क्यों होगा डिफरेंट? सर क्योंकि तीनों रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ तक तो एक ही रास्ते से आया पानी, पानी का डिवीज़न कहाँ हुआ? आधा पानी यहाँ चला गया, आधा पानी यहाँ चला गया, आधा पानी यहाँ चला गया, तो तीन अलग अलग रास्ते आ गए ना पानी के लिए। तो वाटर का जो फ्लो है वो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। और वाटर के फ्लो को हमने इस चैप्टर में किससे समझा है? तो करंट, करंट क्या होगा? चेंज। करंट क्या होगा? चेंज। और अगर करंट चेंज है तो वोल्टेज क्या होगा? सेम। वोल्टेज सेम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ध्यान से देखो, पॉइंट एक है और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक ही होता है। वोल्टेज याद रखना, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और अमीटर कहाँ लगता है? सीरीज़ में। अमीटर कहाँ लगता है? सीरीज़ में। अमीटर लगेगा यहाँ पे, वोल्ट मीटर लगेगा आपका यहाँ पे। कहाँ लगा है अमीटर? हाँ तो लगे रहने दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? हटा दो, हटा दो, तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मिटा दो, फाड़ दो उसको, कटिंग करके घर ले आओ उसकी। अबे अमीटर करंट मेजर करने के लिए लगा है, मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं लगाया। चलो अब मन हो गया, अब मन हो गया, अब लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने अमीटर, ये लग गया आपका अमीटर, ये लगा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है और अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। कोई दिक्कत? अमीटर प्लस और माइनस, यहाँ पे लगा देते हैं के होता है की, स्विच। ये अभी डॉट बना दिया तो मतलब क्लोज्ड है, ऐसा कर दिया तो मतलब सर्किट ओपन है, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा कर दिया तो मतलब सर्किट क्लोज है, अब करंट फ्लो करेगा। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? हटा देते हैं इसको। तो ये रहा आपका R1 R2 और R3। हाँ, तो क्वेश्चन था कि करंट चेंज होगा कि सेम रहेगा? चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अलग अलग रास्ता है। करंट चेंज होगा तो वोल्टेज क्या रहेगा आपका? सेम। जैसे उसमें करंट सेम था तो वोल्टेज क्या हुआ था? चेंज। यहाँ पे करंट चेंज है तो वोल्टेज क्या होगा? सेम। सेम क्यों है? रीज़न उसके पास, हमारे पास है रीज़न, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक ही रहता है और ये दोनों पॉइंट R1 R2 R3 के लिए क्या है? कॉमन। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा रहेगा? कॉमन। इसको और अभी एग्जाम्पल समझेंगे ना तो और मज़ा आएगा। अभी देखो, चलो अब इसकी कहानी सुनते हैं, जिन जिनको ये समझ में नहीं आया। तो कहानी है हमारी, एक बार की बात है, एक बार की बात है। हाँ ठीक है। तो एक बार की बात है, हमारे पास तीन नहीं, अब कबूतर नहीं, तीन गांव है हमारे पास। क्या है? तीन गांव है और बड़ी खुशहाली है उस गांव में, हरियाली वरियाली सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बट धीरे धीरे टाइम के साथ उस तीन गांव में से दो गांव में दो लोग पाए जाते थे, दो चिड़ी वो पाए जाते, कबूतर हैं, यहाँ भी कबूतर। ठीक है, तो दो कबूतर पाए जाते थे इन दो गांव में। तो उन कबूतर की इतनी बड़ी हाय लगी, ठीक है, तो वो जो तीनों गांव थे, उन तीनों गांव में क्या हुआ? ये रहा हमारा गांव ए, ये रहा हमारा गांव बी और ये रहा गांव हमारा सी। उन तीनों गांव में सूखा पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा? सूखा। अब क्या करें क्या करें क्या करें? तो उनके दिमाग में आया, मतलब दिमाग में क्या आया, अब कुछ तो करना ही है, डिसीजन तो लेना ही है। तो उन तीनों गांव के सरपंच इकट्ठे हुए और बैठक बुलाई और बैठक में ये डिसाइड किया गया कि यार बगल से ही एक नदी निकलती है, क्यों ना हम उस नदी का पानी, जब तक सूखा है, क्यों ना हम उस नदी के पानी को क्या करें? अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो क्या किया, वो जो नदी आसपास जो बगल से जा रही थी,
उस नदी को क्या किया इन्होंने, अपनी अपनी तरफ क्या कर लिया, मोड़ लिया। तो उसमें से एक नदी किस गांव की तरफ गई, ए गांव की तरफ। उसमें से एक नदी किस गांव की तरफ गई, बी गांव की तरफ। उसमें से एक नदी किस गांव की तरफ गई, सी। और मालूम है नदी तो ऐसा है नहीं कि सारे के सारे गांव वासी अपने अपने घर पे रख के बैठ जाएंगे नदी को, ऐसा तो होता नहीं है। नदी तो बहती है, लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, बात ख़त्म, और नदी बह के फिर से क्या हो जाती है, सेम। यही होता है। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है ये। चलो, कोई दिक्कत कहानी में, कोई दिक्कत। अब आता कहानी में ट्विस्ट। क्या आता कहानी में, ट्विस्ट। तो कहानी में ट्विस्ट विस्ट ऐसा खैर कुछ नहीं है। तो ये नदी को हमने क्या किया, तीनों अलग अलग गांव में मोड़ दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ क्या इन तीनों गांव में नदी का बहाव, फ्लो एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा। जो गांव ज़्यादा आबादी वाला है, ध्यान दे तो ना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हारी, वोल्टेज अप्लाइंसेस वगैरह सब। जो गांव ज़्यादा आबादी वाला है वो ज़्यादा पानी लेगा, जो गांव कम आबादी वाला है उसको कम पानी की ज़रूरत है, जो गांव नॉर्मल आबादी वाला उसको नॉर्मल पानी की ज़रूरत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तीनों गांव में आबादी कैसी हो, पॉपुलेशन सेम हो। तो ए मान लो एसी है, तो जल्दी से बताओ, बी मान लो फैन है और सी मान लो कूलर है, तो जल्दी से बताओ पानी का बहाव, फ्लो कौन से गांव में होगा, एसी वाले गांव में, फैन वाले गांव में, कूलर वाले गांव में। तो आंसर है ज़्यादा पानी होगा इस वाले में। चलो, अब इसके बाद फ्लो किस में बढ़ेगा, मतलब कम होगा, तो आंसर है कूलर वाले में फ्लो होगा। सबसे कम फ्लो किस गांव में होगा, तो हम बोल सकते हैं इस गांव की आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है, इसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो इसको फ्लो ऑफ चार्जेस भी क्या चाहिए, यानी इसको करंट भी क्या चाहिए, कम करंट से ही जल रहा होगा। ये आया समझ में। अब क्या होता है, अब आता है ट्विस्ट। क्या आता है, ट्विस्ट। अब आती है बारिश। क्या आती है, लेकिन दिक्कत एक है, सिर्फ एक ही गांव में आती है, और उसी गांव में आती है जिस गांव में वो दो कबूतर नहीं थे, जो हमारे लास्ट क्लास में थे कबूतर। वो कबूतर पाए जाते थे बी और सी गांव में। किस में पाए जाते थे, बी सी गांव में पाए जाते थे। तुम पिट जाओगे भाई साहब, तुम्हारे कबूतर उड़ा दूंगा मार के मैं, अगर तुमने अगली बार लात लगा दी उसमें। तो बी और सी गांव में कबूतर थे, बारिश आई, बट किस गांव में आई, सिर्फ ए गांव में। तो क्या अब ए गांव को इस नदी की जरूरत है, तो अब मुझे बताओ, अगर ए गांव वाले लोग नदी को यूज करने से मना कर देते हैं, तो जल्दी से बताओ क्या बी और सी में भी पानी जाना बंद हो जाएगा, क्या तुम्हारे फैन और कूलर चलना बंद हो जाएंगे, आंसर है नहीं। अब मान लेते हैं कि वो कबूतर इतने बड़े पनौती भी नहीं थे, थोड़े बहुत थे, और थोड़े दिनों बाद बारिश उस बी वाले गांव में भी हो जाती है। तो अब बताओ क्या सी वाले गांव में पानी जाना बंद हो जाएगा, आंसर है अब सी से जा रहा होगा। और फिर मान लेते हैं थोड़े दिनों बाद सी में भी बारिश आ जाती है और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इस गांव में कबूतर, किसी गांव में वो कबूतर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उस गांव की कृपा रुकी हो, है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी कबूतर नहीं होने चाहिए भाई साहब। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर रास्ते अलग अलग होंगे तो करंट भी अलग अलग जाएगा। और पैरेलल के केस में ध्यान से देखो, तीन अलग अलग रास्ते हैं, तो करंट भी तीनों पे क्या जाएगा, अलग अलग। अब किस पे कितना जाएगा, तो आंसर है पॉपुलेशन जिसकी जैसी है, रिक्वायरमेंट जिसकी जैसी है, करंट का फ्लो उसके पास वैसा जाएगा। दिस इज योर पैरेलल, खत्म। आया समझ में।
अब चलो एक चीज़ रह गई, वोल्टेज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। वोल्टेज क्यों सेम रहेगा, ध्यान से देखो। अब हालांकि थोड़ा फर्जी है बट ठीक है, समझ लो, है ना। ऐसे ही होगा। वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, वोल्ट मीटर यहाँ लगता है। और ध्यान से देखो, यहाँ तो पानी का भाव जो होगा वही पानी का भाव तो यहाँ होगा। अरे भैया तीनों मिल गए ना आके। और तुम कितना यूज, नदी में से कितना यूज कर सकते हो? नदी के वाटर लेवल को तुम कम कर लोगे यूज कर करके? नहीं कर सकते। और गांव कितने बड़े होते हैं, नॉर्मल गांव होते हैं। अब खैर हम इस पे ना जाते हुए, सीधी सी चीज़ है, यहाँ पे जो फ्लो है वही फ्लो यहाँ पे है, क्योंकि नदी वापस से मिल रही है सारी की सारी, तीनों की तीनों यहाँ पे आके। तो यानी वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, सेम। एनर्जी जो थी नदी के अंदर, जो एनर्जी थी वो जो यहाँ है वही सेम एनर्जी अब यहाँ हो गई। अब नदी आगे चलेगी, अब आगे किसी गांव में सूखा आ रहा होगा तो सेम चीज़ वहाँ हो रही होगी। अरे नदी कम थोड़ी ना हो जाती, कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, कोई गांव उसमें से यूज़ कर लेता है तो क्या नदी कम हो जाती है? ठीक है, तो वोल्टेज इसलिए क्या रहेगा, सेम। ठीक है, आया सीरीज और पैरेलल समझ में? अब डेरिवेशन किससे स्टार्ट करेंगे, करंट से कि वोल्टेज से? वेरी गुड, करंट से करेंगे स्टार्ट, गधे ही रहोगे एकदम। ठीक है, तो टोटल करंट I इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट कितना आएगा अब, I1, यहाँ कितना आएगा I2, यहाँ कितना आएगा I3। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जल्दी से बताओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I की वैल्यू, फॉर्मूला V अपॉन R। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन आ जाएंगे, V सारे कट जाएंगे, तो फॉर्मूला बना आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कोई दिक्कत? और ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये था आपका पूरा डेरिवेशन, एग्जाम में आता है। कोई दिक्कत? हो जाएगा, नोट करो।